वेलकम गाइस, आपका स्वागत है ड्रीम हाई एकेडमी में। और आज का टॉपिक जो है वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने जहाँ पे पढ़ा था, जो एक्सट्रीमिस्ट्स और मॉडरेट्स के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस थी, हमने वो कंप्लीट किया। पहले मॉडरेट्स का दौर हमने पढ़ा लास्ट लेक्चर में, आप देख सकते हो। उसके बाद हमने एक्सट्रीमिस्ट्स का दौर पढ़ा, और उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड स्टिक्स क्या है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। बहुत कम लोगों ने ये सुना होगा और ये जाना होगा कि पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड स्टिक्स स्टिक्स क्या है। देखिएगा, पॉलिसी ऑफ कैरेट्स एंड स्टिक्स मैं परसों के लेक्चर में बताना भूल चुका था, और यहाँ पे टॉप पे इसीलिए लिखना पड़ा। ये ब्रिटिशर्स ने यूज़ किया, जी हाँ, ये यूज़ किया फॉर एक टूल था, और ये टूल ऐसा था, डिवाइड एंड रूल यहीं से शुरू होता है। याद रखिएगा, डिवाइड एंड रूल के जो रूट है ना, उसके रूट से पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड स्टिक्स, यानी जो लॉयल है ब्रिटिशर्स की तरफ, उनको क्या दिया जाता था? कैरेट्स। कैरेट्स मीन्स उनको ज़्यादा उन पे कोई अत्याचार नहीं किया जाता था। हाँ, जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाते थे उनको क्या दिया जाता था? स्टिक्स, उनको डराया जाता था। याद रखिएगा। अब ये किन किन मौक़ों पे इस्तेमाल किया इन्होंने ब्रिटिशर्स ने? ब्रिटिशर्स यूज्ड इन ड्यूरिंग द बायकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट, उससे उस दौरान यूज़ किया इसका पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड स्टिक्स। उसके बाद सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, वहाँ पे यूज़ किया इसका। जब भी एक मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट चल रहा था, तब ये यूज़ किया उन्होंने। और ख़ास तौर पर जब होम होम रूल मूवमेंट चल रहा था, वहाँ पे भी किया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, वहाँ पे भी पॉलिसी ऑफ कैरेट्स एंड स्टिक्स। उससे क्या होता था? डिवाइड होते थे, यानी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी एक इख्तियार किया था। जी हाँ, यहाँ पे आप लोग हमारे चैनल पे आते हो, थैंक यू वेरी मच। लाइक आप ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि एक लाइक तो बनता है। ओके गाइज, अब हम शुरू करेंगे, और शुरुआत में हम पढ़ लेंगे लॉर्ड मिंटो सेकंड, जिसका दौर स्टार्ट होता है 1905 से लेकर 1910। कंफ्यूज नहीं होना, लॉर्ड मिंटो सेकंड, जी हाँ, लॉर्ड मिंटो सेकंड। यहाँ पे लॉर्ड मिंटो पहली बार भी आया था 1805 से ऑनवर्ड्स, 1805 से 1809 तक था। और एक साल यानी 100 साल के बाद लॉर्ड मिंटो फिर से आता है, यानी दूसरे, उनका भी वाइसराय, उनका भी नाम मिंटो होता है। तो वाइसराय जो लॉर्ड मिंटो थे, ये 1905 से लेके 1910 तक ये लॉर्ड मिंटो सेकंड है। और इस दौरान इसके जो कार्यकाल में, इसके दौरान क्या क्या चीज़ें होती है, यानी इसके जो, जब इन्होंने ये एडमिनिस्ट्रेशन संभाली थी, यानी जब ये गवर्नर जनरल थे, वाइसराय थे, तो इस दौरान क्या चीज़ें हुई देखियो। पहले जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था, उसके खिलाफ एक मूवमेंट चला, स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट, यानी अपने देश का, एंड बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। अपने देश का मैंने इसलिए यहाँ पे यूज़ किया, देखो, यहाँ पे स्वदेशी मतलब अपने देश का यूज़ करना आपको बेहतर रहेगा, और अपने फैक्ट्रीज़ को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इस्टेब्लिश करना, बिल्ड करना, अपने फैक्ट्रीज़ बनाना, और फॉरेन गुड्स को बायकॉट करना। अब ये फॉरेन गुड्स बायकॉट क्यों करना चाहते थे ये लोग? देखिएगा, इंडिया से जो रॉ मटेरियल जाता था, वो कहाँ जाता था? ब्रिटेन में जाता था, ब्रिटिश से बन के आता था, और इन्हीं का, इंडियंस का माल इंडियंस को ही भेजा जाता था। याद रखिएगा, इंडियन का माल इंडियन को भेजा जाता था। तभी यहाँ पे कहा कि स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट। बायकॉट का मतलब है बायकॉट फॉरेन गुड्स, और स्वदेशी अपने चीज़ हम खुद इस्तेमाल करेंगे। तो बाकी जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, फिर गांधी जी एक कॉन्सेप्ट देता है कि जो वो चरखा चलाते हैं, चरखे का एक उन्होंने कहा था कि हम खुद वो इस्टेब्लिश करेंगे। तो वो अलग से कॉन्सेप्ट है, लेकिन पहले यहाँ पे ये स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट, और इसके जो ज़्यादातर रूलर्स जो थे वो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स थे। हमने ऑलरेडी ये कवर किया है कि मॉडरेट लीडर्स कौन कौन थे और एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स कौन कौन से थे। अब वहाँ पे उसके बाद यूं ही ये चीज़, ये स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट होती है, पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड स्टिक्स यहाँ पे यूज़ होती है। देखिएगा, पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड स्टिक्स कैसी यूज़ होती है? सूरत सिपलिट, सूरत सिपलिट होता है। सूरत सिपलिट का मतलब यहाँ पे ये है कि सूरत में सेशन था आईएनसी का, आईएनसी का सेशन कहाँ पे था? सूरत में। और ये इसमें सूरत सेशन को इतना ये ज़्यादा महत्व क्यों दिया जाता है? हिस्ट्री में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है? बिकॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट अमॉन्ग मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। यानी क्या होता था? ब्रिटिशर्स ने एक गलतफहमी पैदा कर ली मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स में। तो क्या हो गया कि कांग्रेस अब अलग हो गई और बन गई मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स, यानी अब बन गई वो मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स।
और ये अलग अलग काम करने लगे। अब तक जो काम था इनका मुख्तलिफ था, लेकिन गोल एक ही था। अब क्या हुआ, अब बिल्कुल एक दूसरे के साथ ये पॉलिटिकल एनिमीज बन गई, यानी पॉलिटिकल एनिमीज। आगे बढ़ लेते हैं। अब और एक चीज़ यहाँ पे रिफॉर्म्स आने लगी। जब मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स आ गए, जब ये चीज़ें हो गई, बहुत सारी चीज़ें, और मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स आ गई, यानी लॉर्ड मिंटो ने क्या किया, एक रिफॉर्म किया। मॉर्ले कौन थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे 1909 में। यहाँ इंडियन काउंसिल्स एक्ट भी आप कह सकते हो। यहाँ पे एक और चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, कि हर 10 साल बाद या 20 साल बाद आपने देखा होगा कि कोई ना कोई रिफॉर्म्स लाया जाता था। लेकिन 1909 से लेके 1919 तक उन जो 20 साल का गैप है वो 10 साल में चला गया। यानी इससे साफ ज़ाहिर होता है कि जो ब्रिटिशर्स थे अब थोड़ा सा वो वेलफेयर होने लगे, यानी रिफॉर्म्स 10 साल के बाद लाते थे। उससे पहले क्या होता था कि 20 साल 30 साल तक कोई ऐसे पूछने वाला नहीं था इंडियंस को। लेकिन बिकॉज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और जो मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स ने जो रोल प्ले किया, उससे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स मजबूर हो गए रिफॉर्म्स करने के लिए और मानने के लिए उनकी डिमांड्स को। देखिएगा, लॉर्ड मिंटो थे वाइसरॉय, और लॉर्ड मॉर्ले क्या थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कब इस्टेब्लिश किया था, 1861 में, जो काउंसिल्स एक्ट था वहाँ पे ये पद, यहाँ पे पोस्ट इस्टेब्लिश किया गया था। अब देखते हैं यहाँ पे इसका मतलब, इसका रोल क्या था और इसमें क्या क्या चीज़ें हुई। देखिए, मेंबर्स इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रेज्ड फ्रॉम 16 टू 60। अब जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर्स थे ना, मेंबर्स का मतलब है उससे पहले इंडियंस की तादाद कितनी थी, 16, अब कितनी हो गई, 60 हो गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतना सा याद रखना है, बाकी कुछ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ लेते हैं। उसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला वेरी वेरी ऑलवेज आस्क्ड, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा ही, हर एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को देखोगे, हर एग्जाम में मैं गारंटी से कह सकता हूँ। मेंबर्स इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वर रेज्ड फ्रॉम 16 टू 60। उसके साथ साथ प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू जॉइन द वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। याद रखिएगा, सत्येंद्र प्रसाद क्या हो गए, जो सिन्हा थे वो पहले भारतीय बने जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, जिनको शामिल किया गया वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एज ए लॉ मेंबर, उनको शामिल किया गया। एंड ही बिकेम द फर्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम द फर्स्ट टू ज्वाइन द वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और उनका पद क्या था वहाँ पे, उनको किस लिए किया गया था, एज ए लॉ मेंबर। यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को जगह मिल गई। थोड़ी सी मैंने कहा ना कि अब चेंजेस होने लगी। यहाँ पे क्या होता है, सेपरेट इलेक्टोरेट आता है। फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग, नो डाउट फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग होती है। क्यों होती है मुस्लिम लीग फाउंडेशन, क्योंकि जब स्वदेशी एंड बाइकाट मूवमेंट होता है, पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड स्टिक्स इस्तेमाल की जाती है, हिंदूज़ को अलग किया जाता है, मुस्लिम्स को अलग किया जाता है, हिंदूज़ में एक्सट्रीमिस्ट बन जाते और मॉडरेट्स बन जाते, मुस्लिम्स अलग से सोचने लगते हैं। यानी ये सारा कौन करा रहा था, ब्रिटिशर्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको समझ नहीं आ रहा था वहाँ पे। फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग इन 1906 बाय आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह एंड मोहसिनुल मुल्क। फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग की जो स्थापना हो गई, यानी इस्टेब्लिशमेंट कब हो गई, 1906 में। किसने किया, आगा खान ने, नवाब सलीमुल्लाह और मोहसिनुल मुल्क ने मोहसिनुल मुल्क ने। ये मैंने आपको पहले ही कहा कि एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इख्तियार की गई थी, पॉलिसी ऑफ कैरेट्स एंड स्टिक्स की वजह से। और ये कब हुआ, ये 1906 में। ये इसलिए किया ताकि हिंदूज़ को यहाँ पे क्या किया, मुस्लिम्स को अलग किया और हिंदूज़ को अलग किया। इससे साफ ज़ाहिर होता है ना कि एक डिवाइड बिटवीन मुस्लिम्स एंड हिंदूज़। और हिंदूज़ में क्या थे, कुछ लोग एक्सट्रीमिस्ट थे, कुछ मॉडरेट्स थे, नो डाउट मुस्लिम्स भी इसमें थे, मुस्लिम्स यहाँ पे भी थे। लेकिन क्या था कि अनफॉर्चुनेट था वहाँ पे कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा था, अनफॉर्चुनेट था। जो कुछ लॉयल लोग थे, जो ब्रिटिशर्स को लॉयल लगते थे, उन्होंने उनको यूटिलाइज किया और अपने फ़ायदे के लिए। और पॉलिसी क्या थी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। अब वहाँ पे क्या हुआ, सेपरेट इलेक्ट्रेट आ गया। मैंने कहा ना, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हो गई, फिर सेपरेट इलेक्ट्रेट आ गई, यानी मुस्लिम्स को अलग से इलेक्शंस लड़ने का हक मिला, अलग से, यानी कंप्लीटली
कोई टच नहीं उनको कांग्रेस के साथ। अब ये लॉर्ड मिंटो सेकंड कैम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रेट? कम्युनल इलेक्ट्रेट का फादर किसको माना जाता है? वो थे लॉर्ड मिंटो सेकंड। ये कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन में डाला जा सकता है, वहाँ पे पूछा भी जा सकता है आंसर ये ऑप्शन में लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, लेकिन आपको कौन सा टिक करना है? लॉर्ड मिंटो सेकंड वाज द फादर, केम टू बी नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रेट। आगे बढ़ लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे हम। अब यहाँ पे क्या हो गया, बहुत सारी रिवोल्यूशनरी पार्टीज भी बनी, गदर पार्टी उनमें से एक थी, और इनका जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो कब हुई थी? 1913 में। और किसने किया था? लाला हरदयाल ने, तारकनाथ दास ने, सोहन सिंह ने। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ था? हेड क्वार्टर था इनका सैन फ्रांसिस्को में। देखिए इनका काम क्या था, ये बाहर थे, इंडिया से बाहर थे, और ये बाहर बैठ के प्रेशर क्रिएट कर रहे थे। किन पे? ब्रिटिशर्स पे। ये कहाँ पे थे? ये बाहर से प्रेशर क्रिएट कर रहे थे ब्रिटिशर्स पे। अब हम पढ़ेंगे, साथ ही में मैंने यहाँ पे गवर्नर जनरल का ये लॉर्ड मिंटो का ये दौर कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, हार्डिंग फर्स्ट। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड जो है, लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट वही है जिनके दौरान ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होती है, ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन होती है, महाराजा रूल स्टार्ट होता है, यहाँ पे डोगरा रूल कश्मीर में स्टार्ट होता है लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट के दौरान। 1844 से लेके 1848 तक उनका दौर था, लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट का कह रहा हूँ मैं। लेकिन यहाँ पे ये क्या है? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, और इनका दौर कब से कब तक शुरू होता है? 1910 से लेके 1916 तक ये लॉर्ड हार्डिंग सेकंड है। वहाँ पे वो भी थे लॉर्ड हार्डिंग, और यहाँ पे ये भी है लॉर्ड हार्डिंग। कुछ गवर्नर जनरल्स का नाम दो बार आता है, एक तो लॉर्ड मिंटो का आएगा और दूसरा जो है लॉर्ड हार्डिंग का आएगा। इसके अलावा आपको कोई भी गवर्नर जनरल या वाइस राय का नाम दो बार देखने को नहीं मिलेगा पूरी इंडियन जो फ्रीडम स्ट्रगल है इंडियन हिस्ट्री में खासतौर पर। इसमें क्या हो गया? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। अब पहली बार कैपिटल जो है वो चेंज हो गई। कैपिटल इससे पहले कहाँ थी? कलकत्ता में थी, यानी बंगाल में थी, क्योंकि बंगाल वाज ए बिग प्रोविंस। वहाँ से चेंज होके किसने किया? लॉर्ड हार्डिंग ने किया, दिल्ली में लाया। उसके बाद डेथ ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले एक बहुत बड़े लीडर थे, रूलर थे, पॉलिटिकल, और जी हाँ 1915 में इसकी डेथ हो गई। बहुत बड़े लीडर थे, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि पॉलिटिकल गुरु कौन थे महात्मा गांधी के, तो वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। इन्होंने गांधी जी से कहा था कि अगर आपको पॉलिटिक्स में शामिल होना है तो आप पहले क्या कीजिएगा, 1-2 साल आप रुक लीजिएगा, आप पूरी सोसाइटी को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। यानी आप पहले मुआयना कीजिएगा कि लोगों की क्या डिमांड है, लोग क्या चाहते हैं। आप तब तक पॉलिटिक्स में ज्वाइन मत करना जब तक ना आप पूरी तरह से लोगों की डिमांड्स को समझोगे। तो महात्मा गांधी ने वैसे ही किया, और कुछ देर तक वो पॉलिटिक्स से बाहर रहे। जब वो अमेरिका से वापस आ गए और फिर उन्होंने ज्वाइन किया, उन्होंने कुछ स्टेप्स भी उठाए 1917 में, वो हम आगे पढ़ लेंगे। उनके जो स्ट्रगल्स थे, वो जो शुरुआत यानी गांधीयन फेज़ हम अलग से पढ़ेंगे। उसके बाद एक फाउंडेशन होती है, फाउंडेशन ऑफ हिंदू महासभा इन 1915। जी हाँ, बाय मदन मोहन मालवीय। ये हिंदू महासभा की इस्टेब्लिशमेंट होती है, स्थापना होती है। कौन करता है? मदन मोहन मालवीय। ये सिंगल लाइन क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। उसके बाद एक इंसिडेंट होता है, कोमागता मारू इंसिडेंट। कि कोमागता मारू इंसिडेंट, आपको ये तो चाइनीज़ नाम लगता है दूर से ही, बिल्कुल ये चाइनीज़ नाम लगता है। और ये इंसिडेंट होता है एक जापानीज़ शिप के साथ। जो शिप कहाँ से कहाँ जाता था? ये भारत से, इंडिया से कहाँ जाता था? यानी पंजाब से। इंडिया पंजाब में ही है। पंजाब से कहाँ जाता था? कनाडा में जाता था, वैनकूवर कनाडा। आपने अभी भी देखा होगा कि जो सिक्स कनाडा में ज़्यादा है, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है सिक्स की। तो पहले से ही सिक्स जो थे वो कहाँ जाते थे? कनाडा जाते थे, आउटसाइड जाते थे। इनका कोई लेना देना नहीं था इसके साथ, फ्रीडम स्ट्रगल के साथ। और मुस्लिम्स भी उसमें उस शिप में थे।
तो वो पंजाब से वैंकूवर जाते थे, कनाडा जाते थे, बट कैनेडियन अथॉरिटीज़, कनाडा की जो कुछ अथॉरिटीज़ थे उन्होंने मना किया। अब क्यों मना किया, यहाँ पे बात आती है कि कनाडा और इंडिया के बीच में कोई ताल्लुक नहीं था, कोई रिलेशनशिप नहीं थी, बिकॉज़ जो कनाडा था वो सेल्फ गवर्नमेंट काम कर रहा था। यहाँ पे भी ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। वो क्या कर रहा था, सेल्फ गवर्नमेंट थी उनको वहाँ पे। कनाडा को क्या थी, ब्रिटिशर्स की सेल्फ गवर्नमेंट थी, यानी वो भी एक तरह से, एक ये मानो कि ब्रिटिशर्स का वहाँ पे दबदबा कायम था। एक तरह से सुपीरियॉरिटी ब्रिटिशर्स वहाँ पे दिखा रहे, और इंडियंस को वहाँ पे जाने से, वहाँ पे नहीं आने दिया, और फिर वापस जाना मजबूर कर दिया। फोर्स्ड देम टू गो बैक टू इंडिया। द शिप डॉक्ड एट बज इन कलकत्ता। अब वापस आ गई शिप, इनको नहीं दिया वहाँ पे जाना। देखिएगा कितना लंबा सफ़र और कितना कष्ट उठाना पड़ता था उस दौरान जब ये फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी। पहले ही इंडिया से वापस चले गए, कहाँ पे, वैंकूवर, कनाडा में नहीं दिया शिप को वापस उनको उतरना वहाँ पे, और फिर ये शिप वापस कनाडा से कहाँ आता है, इंडिया आता है। ये समंदर से ही ये समंदरी जो उस वक्त जहाज़ थे वहाँ से ही ट्रेवल होता था। अब कहने की यहाँ पे ये बात है, जो यहाँ पे ये डॉकयार्ड था कोलकाता में जो डॉकयार्ड है, डॉकयार्ड उसको कहते हैं जहाँ पे शिप्स को रोका जाता है, यानी जहाँ पे शिप्स बैठते हैं उसी को डॉकयार्ड कहते हैं। तो उस डॉकयार्ड में क्या हुआ, उन्होंने अलाउ नहीं किया। अब जब ये यहाँ पे भी पहुँचे भारत में, इंडिया में, तब पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने फायर ओपन किया। क्यों फायर ओपन किया, और जिसकी वजह से 19 पैसेंजर्स को उन्होंने मार गिराया, यानी डाइड, 19 पैसेंजर्स वर डाइड। इससे क्या साफ निकल के आता है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो रूल तो कर रहे थे, एक तरह से दिखा रहे थे कि हम लोग ना आपकी तरफ रिफॉर्म्स ला रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से जो सप्रेशन था, जो एक जुल्म था, वो रूल लगातार जारी था। उसके बाद एक मोमेंट स्टार्ट होती है, होम रूल मोमेंट 1916। इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आईएनसी और मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट्स, मुस्लिम्स, ये सारे जो है ना उनके लिए इम्पोर्टेंट है। हालांकि ये उनका इस रूल के साथ कोई लेना देना नहीं था, लेकिन रूल के बाद क्या ये रूल काम करता है, क्या क्या चीज़ें इसमें रूल ने कुछ चीज़ें ऐसे की जिसकी वजह से मजबूर हो गए दोनों एक्सट्रीमिस्ट्स और मॉडरेट्स एक होने में, उसमें क्या वजह थी, देख लेते। तिलक स्टार्टेड होम रूल मूवमेंट। हु स्टार्टेड होम रूल मूवमेंट? तिलक। ही वाज एक्सट्रीमिस्ट, वो एक्सट्रीमिस्ट था। जी हाँ, बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया, होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया। कब? अप्रैल 1916 में। अप्रैल 1916 में, याद रखिएगा, अप्रैल 1916 में तिलक ने होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया। कहाँ से? पूना से। और एक स्लोगन उन्होंने दिया। स्लोगन क्या था? स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शल हैव इट। ठीक है, आज़ादी मेरा हक है और मैं इसको लेके रहूँगा। ये किसने दिया? तिलक ने। तिलक क्या थे? एक्सट्रीमिस्ट थे। अब देखिएगा यहाँ पे खुद आपको एक और चीज़ समझ आएगी। केसरी एंड मराठा, केसरी एंड मराठा वर मेन न्यूज़ पेपर्स ऑफ तिलक। अब ये न्यूज़ पेपर्स का क्या रोल है यहाँ पे? देखिए, केसरी और मराठा किसके न्यूज़ पेपर्स थे? तिलक के। तिलक ने इनको किस लिए यूज़ किया? ताकि लोगों में जागरूकता आएगी, लोग ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे अबाउट होम रूल मूवमेंट, यानी वो जानना, लोगों को ये बताना चाहते थे कि ब्रिटिशर्स जो है हम पे जुल्म कर रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग, आज का ज़माना तो अलग है, आज हम सोशल मीडिया में कुछ भी पोस्ट कर लेते हैं, सबको पता चल, टीवी है, टेलीविज़न है, बाकी चीज़ें हैं, और प्रिंट मीडिया भी उस वक्त इतना स्ट्रांग नहीं था। तो क्या किया केसरी और मराठा, जो कि न्यूज़ पेपर्स थे तिलक के, ये प्रोपोगेट करने के लिए, लोगों को बताने के लिए इन न्यूज़ पेपर्स का इस्तेमाल किया। उसके बाद होम रूल मूवमेंट को कंटिन्यू कौन करती है? एनी बेसेंट। ये आयरिश लेडी होती है, और ये होम रूल मूवमेंट को स्टार्ट करती है सितंबर में 1916 सितंबर, और ये मद्रास से स्टार्ट करती है। याद रखिएगा, यहाँ पे लिखना मैं भूल चुका हूँ, मद्रास से स्टार्ट करती है। कौन? एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट कौन थी? यहाँ पे याद रख लीजिएगा, शी वाज द फर्स्ट इंडियन, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट थी। फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट, नॉट इंडियन बट फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट। फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट वाज सरोजनी नायडू। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। उसके बाद एनी बेसेंट, अब यहाँ पे तिलक ने
कौन कौन सी पेपर्स का इस्तेमाल किया, न्यूज़ पेपर्स का, केसरी एंड मराठा। अब अनी बेसेंट ने भी 2 पेपर्स का इस्तेमाल किया, यानी न्यूज़ पेपर्स का, ताकि लोगों को बताए कि ब्रिटिशर्स आपके खिलाफ जुल्म कर रहे हैं। न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ एंड यंग इंडिया, 2 पेपर न्यूज़ पेपर्स थे, न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ एंड यंग इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये देख लीजिएगा, ये छोटी सी लाइन यहाँ पे मैंने लिखी है, सेंटेंस एक, मैनी मॉडरेट लीडर्स, ही तिलक वाज एक्सट्रीमिस्ट्स। ठीक है, अब तक तो ये अलग अलग थे ना। मेनी मॉडरेट लीडर्स ने क्या किया, सपोर्ट किया किसको, होम रूल मूवमेंट को। यानी इससे साफ जाहिर लगता है कि थोड़ा सा अब लोग, यानी दोनों दोनों लोग का मतलब है यहाँ पे बहुत मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स के जो लोग थे वो करीब आना शुरू हो गए। उनके बीच में जो एक दीवार जैसी थी, जो एक कन्फ्यूजन था आपस में, एक मिस जो कंसेप्शन था, वो दूर हुआ। देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, लखनऊ सेशन उसके बाद ही होता है। होम रूल मूवमेंट जब ये जारी था, उसके बाद लखनऊ सेशन होता है 1916 में, और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, अंबिका चरण मजुमदार, याद रखिएगा। और ये सेशन काम करता है, देखिएगा इस सेशन में क्या होता है, देखिएगा, मॉडरेट्स एंड ई आर एक्सट्रीमिस्ट्स, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स वर रीयूनाइटेड। इसमें कहा जाता है कि मुस्लिम लीग भी यूनाइट होता है, जी हाँ, लेकिन उसका ज़्यादातर बुक्स में नहीं लिखा जाता है, तो मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स का लिखा जाता है, क्योंकि मॉडरेट्स में भी एक्सट्रीमिस्ट्स में, यहाँ पे दोनों में मुस्लिम्स थे, इनमें भी कुछ मुस्लिम्स थे, इनमें भी कुछ मुस्लिम्स थे। तो यानी सब कुछ एक हो जाता है या यूनाइट हो जाती है फिर से मुस्लिम्स और इन एक्सट्रीमिस्ट्स, सारी एक्सट्रीमिस्ट्स और मॉडरेट्स। अब बढ़ते हैं इसके बाद, देखिएगा जब भी कोई एक्ट एक्ट पास होता था, कोई एक्शन लिया जाता था इंडियंस की तरफ से, ब्रिटिशर्स एक वापस से एक अपने आप को डिफेंड करने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करते थे। तो उन्होंने क्या किया, मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन, जिसको अगस्त डिक्लेरेशन भी कहा जाता है, जो 1917 में हुआ। अब ये मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन क्या है, इसमें सिर्फ इतना सा जाहिर किया उन्होंने, लिखा कि हमें क्या करना चाहिए, टू इंक्रीज द इंडियनिज्म इन एवरी ब्रांच, हमें इंडियंस को हर ब्रांच में, यानी एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ, हर ब्रांच में इंडियंस को अब हमें शमूलियत देनी चाहिए। ये किसकी वजह से हुआ, क्योंकि उनको पता चला कि एक्सट्रीमिस्ट्स, मॉडरेट्स और मुस्लिम लीग के मेंबर जो है वो रीयूनाइट हो गए। कब हो गए रीयूनाइट, लखनऊ सेशन में। कब हुआ, 1916 में लखनऊ सेशन। और ये लखनऊ सेशन किसके अंडर हुआ, प्रेसिडेंट वाज अंबिका चरण मजुमदार, अंबिका चरण मजुमदार। और ब्रिटिशर्स ने इसके खिलाफ क्या किया, 1917 में एक डिक्लेरेशन की, उन्होंने कहा कि अगस्त डिक्लेरेशन, टू इंक्रीज इंडियनस इन एवरी ब्रांच। उन्होंने कहा अब हम इंडियनस को, हम हर ब्रांच में, तब तक उनको नौकरी नहीं मिलती थी, जॉब्स नहीं मिलते थे। जॉब्स के किन के हाथ में थे, ब्रिटिशर्स के हाथ में। अब उन्होंने कहा कि हम जॉब्स भी देंगे किन को, इंडियंस को। अब उसके बाद एक रिफॉर्म आता है फिर से, 1909 में आया था एक रिफॉर्म, अब आता है 1919 में। और इस वक्त कौन है यहाँ पे सेक्रेटरी, मॉन्टेग्यू थे सेक्रेटरी, और चेल्मसफोर्ड जो थे वो थे, लॉर्ड चेल्मसफोर्ड वाइसराय थे। अब उन्होंने क्या किया 1919 में, उन्होंने सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स को क्या किया, एथोराइज किया कि आप खुद लॉ बना सकते हो ऑन देयर रेस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। अब उनके पास कुछ सब्जेक्ट्स दिया गया है। सब्जेक्ट्स का मतलब है यहाँ पे कि आप किसी एरिया में आप खुद लॉज बना सकते हो अपने रेस्पेक्ट, डिमार्केटिंग, एक डिमार्केशन हो गई कि आप अपने यहाँ पे आप एक यहाँ पे आप लॉ बना सकते हो, इस ऑफिस में आप लॉ बना सकते हो, इस सेक्टर में आप लॉ बना सकते हो, इस एरिया में आप लॉ बना सकते हो, यानी एक डिमार्केशन हो गई। ठीक है, अब लॉ बनाने का काम इतना था। अब आगे पढ़ लेते हैं लॉ बनाने से क्या होता है। अब ये फर्दर सेंट्रल जो है, सेंट्रल किस में डिवाइड होता है, सेंट्रल याद रखिएगा, सेंट्रल होता है डिवाइड सेंट्रल यहाँ पे रिजर्व्ड पार्ट्स में, प्रोविंशियल किस में होता है, ट्रांसफर पार्ट्स में। अब ये ट्रांसफर्ड पार्ट्स क्या है, वर एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। याद रखिएगा, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर था ना, उसको क्या किया गया, फर्दर डिवाइड किया गया किसमें, ट्रांसफर्ड में। और ट्रांसफर्ड को एडमिनिस्टर कौन करता था, गवर्नर देखता था। इसका कामकाज कौन देखता था, गवर्नर। किसके हेल्प से, विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स, विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स। और ये मिनिस्टर्स किसको रिस्पॉन्सिबल थे, ये किसको रिस्पॉन्सिबल थे, टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब यहाँ तक बात क्लियर। जो कि सेंट्रल था ना, सेंट्रल
सेंट्रल किसके अंडर था, रिजर्व्ड में हो गया सेंट्रल। और ये किनको, इट वाज एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नर, यस इट वाज आल्सो एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नर, बट द मेन डिफरेंस इज दैट गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ पे उन्होंने कहा कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है लेजिस्लेटिव काउंसिल को। फिर से अच्छा, ये ड्यूअल जो स्कीम थी अब ये ड्यूअल हो गई, एक में रिस्पॉन्सिबल है खुद गवर्नमेंट और दूसरे में रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट नहीं ले रही है। इसको कहा जाता है, ये ड्यूअल ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड को कहा जाता है ड्यूअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस। ड्यूअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस also called as diarchy, always asked question, it it was also called as diarchy, इसे ही diarchy कहा जाता है। dual scheme of governance, diarchy का मतलब क्या है, dual scheme of governance। जी हाँ, आप हमारे फेसबुक पेज पे भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे लाइक कीजिएगा जाके। फेसबुक पेज का नाम है ड्रीम हाई एकेडमी। आगे बढ़ लेते हैं, कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इट इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाइकैमरलिज्म, आपने खुद देखा बाइकैमरलिज्म, यहाँ पे देखा आपने रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड यानी सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स एंड डायरेक्ट इलेक्शंस इन द कंट्री। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, एक ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दीज टू क्वेश्चंस आर ऑलवेज आस्क्ड इन एनी एग्जाम एंड हैज़ बीन आस्क्ड इन एनी एग्जाम सो फार। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है ना, हर एग्ज़ाम में आप, हर दूसरे एग्ज़ाम में देखोगे आप कि पहली बार डायरेक्ट इलेक्शंस कब हो गए, 1919 जो एक्ट हुआ उसमें इंट्रोड्यूस किए गए। इट इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाइकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शंस इन द कंट्री। बात को सही मानिएगा, और डायरकी भी इसमें इंट्रोड्यूस की जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा। इसके बाद हम यहाँ से अब पढ़ने जा रहे हैं गांधीयन फेज़, और गांधीयन फेज़ के बाद फिर से क्या होता है कि ये स्टार्ट होता है एक्चुअल में 1917 से, और ये 1947 तक जारी रहता है। तो उसके बाद इंडिपेंडेंस होती है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप हमारे चैनल पे आते हो, थैंक यू वेरी मच। लाइक भी करते, सॉरी वीडियोस भी देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, कंजूसी करते हो लाइक करने में। आप लाइक कीजिएगा वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो का आप नेक्स्ट लेक्चर का आप इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू गाइज़।